शांति। सभी का स्वागत है आज राज योगा मेडिटेशन के इस सेकंड सेशन में। फर्स्ट डे तो हम सभी ने क्या समझा था, कुछ बेसिक्स को हमने समझा। आज जब मैंने चिंतन किया तो मुझे एक बड़ी ही गहरी बात और समझ में आई, जिसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लाइफ में सबसे बड़ा, किसी के भी जीवन का जो सबसे अनमोल हिस्सा होता है वो क्या चीज होती है? सबसे अनमोल, जिसे व्यक्ति अपने जीवन का सबसे अनमोल कड़ी समझता है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझता है। इवन देन एक ऐसा आधार, यदि जीवन में एक वो ठीक हो जाए तो इंसान जीवन की सभी परिस्थितियों से लड़ सकता है, सभी परिस्थितियों से। वो क्या है? माइंड। और क्या है? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है सबको? अच्छा, नीलम जी कह रही है आवाज नहीं। नीलम जी, आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। आ रही है। नीलम जी को आप टाइप कर दीजिए, जो भी कोई ऐसा कह रहा है जिनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है उनको टाइप कर दीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट, और कोई भी लिख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं। क्या वो चीज है जो सभी के जीवन का आधार है, जिसके लिए सब कुछ करता है इंसान, और जो अगर ठीक हो जाए तो उसका जीवन, उसको लगता है कि सफल हो गया है और सुखी सुख उसके जीवन में है। सुख और दुख का आधार भी वो उसी बेस पर लेकर के चलता है। उसको लगता है कि मेरे जीवन का सुख, मेरे जीवन का दुख, सब कुछ उसी आधार पर है। वो क्या चीज है? हेल्थ, टाइम, जिसके विषय में आप सबसे ज्यादा सोचते हो, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा सोचते हो। देखो, मैं बिल्कुल इतना ज्यादा आपको हिंट दे चुका हूं, बट अभी तक भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है। बॉडी, ओके, बॉडी। और कुछ और भी, जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हो, जिसके लिए आप सबसे ज्यादा परेशान रहते हो। हाँ, अब कुछ आया है, एक सीधा शब्द आया, फैमिली। फैमिली का भी फैमिली क्या है, व्हाट इज दिस, उसे नाम क्या देते हैं हम सब। ध्यान दीजिए कि ये कोर्स मैं आपको ना पूरा का पूरा एक वर्कशॉप की फॉर्म में करना चाहता हूं, ताकि रियलाइजेशन तक पहुंचे आप। हमारा मकसद केवल भाषण करना नहीं है आपके सामने, हमारा मकसद है आपके अंदर को झंझोड़ना और आपको आपके पास तक पहुंचाना। दैट्स वाई सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खुद को खुद से मिलवाने के लिए। फिजिकल एनवायरनमेंट, संबंधी। अब आप सही से जा रहे हैं तो एक ही चीज होती है, लिख लो आप, रिलेशनशिप्स, रिश्ते। रिश्ते आप चेक कर लीजिए। आप अपने जीवन में कमाई करने के लिए जाते हैं तो रिश्तों के लिए जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो रिश्तों में होते हैं, प्यार होता है तो रिश्तों में होता है, अपनापन परायापन होता है तो रिश्तों से होता है। और आप सब इस बात को स्वीकार करेंगे, यदि रिश्ते सुंदर हो जाएं तो इंसान मौत से भी लड़ सकता है। हाँ या ना? हाथ हिला के बताओ मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूं। रिश्तों में अगर प्यार हो तो इंसान भूख से लड़ सकता है, रिश्तों में सुंदरता हो तो इंसान जिंदगी में सब कुछ सहन भी कर सकता है। और सब कुछ के, आप खुद देखो ना, आप घर से जब बाहर जाते हो, 10 घंटे काम पे जाते हो, अपने किसी वर्क प्लेस पे जाते हो, क्यों जाते हो? खुद का पेट कितना रोटी खाता है? थोड़ा सा। लेकिन परिवार का प्यार, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, अपनों के लिए, माता पिता के लिए, संबंध शायद इस दुनिया में ना होते, है ना, तो इस दुनिया ना तो इतनी खूबसूरत होती और ना ही इतनी बदसूरत होती। मैं दोनों बात आपके सामने रख रहा हूं। कहते हैं जिनके रिश्तों में सुंदरता होती है उन्हें पूरी दुनिया सुंदर नजर आती है, और जिनके रिश्तों में सुंदरता नहीं होती उन्हें पूरी दुनिया कैसी नजर आती है? दुखदाई नजर आती है। हाँ या ना? है ना? तो और एक बात बताऊं आपको, सबसे बड़ी बात, आप में जो लोग जॉब करते होंगे, किसी वर्क प्लेस पे जाते होंगे, सोसाइटी को देखते होंगे, आप चाहे पॉलिटिक्स को देखते होंगे, हर जगह पर एक टीम निर्मित होती है, और उस टीम की शुरुआत आपके घर की टीम से होती है। हाँ या ना? इसलिए कहते हैं होम टीम अगर किसी की अच्छी बन गई, यानी घर की जो टीम है वो अगर अच्छी बन गई, तो आप पूरी दुनिया की टीम्स का सामना कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो बातें करूंगा, सबसे पहले रिश्तों से शुरू करेंगे हम, क्योंकि आप सोच लीजिए, जिस दिन आपके घर में
आपका रिश्ता आपसे। अब ये रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं? पहली बात, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहला रिश्ता किसके साथ होता है आपका? खुद के साथ। खुद के साथ। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती, अंडरलाइन कर लेना मेरे स्टेटमेंट्स को, दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी दुनिया है। दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे हम स्वयं अंदर से हैं। हाँ या ना? इसीलिए एक शक वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया में शक नजर आता है और एक विश्वास वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया में विश्वास नजर आता है। एक अच्छे इंसान को पूरी दुनिया अच्छी नजर आती है और जिसके खुद के अंदर डिजास्टर चल रहा हो उसे पूरी दुनिया में डिजास्टर नजर आता है। दुनिया और कुछ नहीं होती, बाहर का संसार आपके अंदर के संसार का रिफ्लेक्शन मात्र होता है। बाहर का संसार आपके अंदर के संसार का रिफ्लेक्शन मात्र होता है। जब अंदर में सब कुछ अच्छा हो जाता है तो बाहर बदसूरत भी अच्छा नजर आना शुरू हो जाता है। हाँ या ना? इंपॉर्टेंट नाउ। सो महत्वपूर्ण चीज क्या है? पहला रिश्ता है आपका खुद के साथ रिश्ता। दूसरा रिश्ता किसके साथ होता है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हो? हालांकि सोचना चाहिए अपने तुरंत बाद में परमात्मा के विषय में, लेकिन दुनिया सोचती नहीं है। दुनिया सोचती है सबसे पहले परिवार के विषय में, परमात्मा से भी पहले। आप चेक कर लो, ये सच्चाई है। इसको आप ये ना सोचे नहीं मैं तो भगवान के विषय में सोचता हूं कहने के लिए। आप ये चेक कर लीजिए आपके माइंड में ज्यादातर समय किन के विषय में थॉट चलते हैं? आपके परिजनों के विषय में। हाँ या ना? है ना? आप उन्हीं की चिंताओं में रहते हैं, आप उन्हीं के लिए सोचते हैं। आपको लगता है वे ठीक हो जाएं, वे ठीक हो जाएं, वे अच्छे हो जाएं, वे अच्छे हो जाएं तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा, आज उसकी बात करने वाला हूं मैं आपके साथ। राज्यों का कोर्स जो है, अभी तक आपने जहां भी कहीं जिन्होंने कर भी रखा है ना, वो सब ये सोच लीजिए, सब भूल जाइए आप। क्योंकि ये जो कोर्स आप करने वाले हो ना, ये 0 से लेके टिल एंड तक जाएगा। ये केवल 7 दिन केवल आपको आत्मा, परमात्मा, कर्म गति ये वो समझाने का नहीं है, वो सब आपने सुन लिया। लेकिन अब आप सुनेंगे रियलिस्टिक प्रैक्टिकल वे ऑफ राजयोग। तो सबसे, क्योंकि हम कोई पढ़ाई करते हैं, मैं अब आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा यहाँ पे जितने भी साथी हैं। सपोज करो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता हूं, तो मैं क्यों पढ़ता हूं वो पढ़ाई? एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए। और इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना चाहता हूं? क्योंकि इंजीनियर सोसाइटी में बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेगा, मेरे लिए वो रिसोर्स प्रिपेयर करेगा, चाहे वो घर बनाएगा, चाहे वो गाड़ियां बनाएगा, चाहे वो मशीनरीज बनाएगा, वो कुछ ऐसी चीजें बनाएगा जिनसे मेरा जीवन आसान होगा। हाँ या ना? ध्यान से सुनिएगा, हर शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। एवरी एजुकेशन हैव एन एम। जिस शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं, वो शिक्षा अर्थहीन है, मूल्यहीन है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो राजयोग की मैं पढ़ाई पढ़ूं, उस पढ़ाई का एम होना चाहिए। अगर इस पढ़ाई का कोई एम नहीं है, खाली मुझे कीर्तनबाजी करनी है, सत्संगबाजी करनी है, बस भगवान भगवान जी करना है, उसका मतलब नहीं है। इसका मेरी लाइफ की प्रैक्टिकलिटी में क्या यूज है। और एक बात मैं बार बार दोहराना ना पड़े, जैसे अभी भी दीदी ने टाइप किया, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं तो आप क्लास में नहीं है और कायदे में आप पढ़ाई में नहीं है। आप केवल सत्संग सुनने ही आए हैं, आप कुछ मोटिवेशनल वीडियो सुनने आए हैं शायद। ये पढ़ाई है। मैं आपको एक सीक्वेंस में लेके जाना चाहता हूं भाई बहनों, जिससे मैंने मेरी लाइफ चेंज की है। ये पूरा एक सीक्वेंस है। और याद रखना, अनुशासन पहली सीढ़ी है, आपका कमिटमेंट पहली सीढ़ी है। वो अगर आपने ठीक रखा, मैं उन सभी से वायदा कर सकता हूं कि अगर आपने इस पूरी पढ़ाई को, जैसा हमने पढ़ाई के नियम आप सबके लिए बनाए हैं, अगर आप उन नियमों पर रहे, तो ये पढ़ाई आपकी लाइफ में वही करेगी जो आप चाहते हो। परिवार की बात मैं कर रहा था आपसे, ठीक? तो ये चीज समझना, जो हर पढ़ाई का एम है, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ो, मैं मेडिकल पढ़ते हैं हम लोग, मेडिकल का एक एम है क्या? लोगों की लाइफ बचाना। डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड कहते हैं, लाइफ बचाना, वो उसका पर्पस है उसकी लाइफ में। एक लॉयर है, उसका पर्पस है कानून की व्यवस्थाओं को ठीक रूप से हम सबके सामने रखना। एक टीचर है, उसके जीवन का उद्देश्य है समाज को शिक्षित करना। हर पढ़ाई का एक उद्देश्य है। तो आध्यात्म का कोई उद्देश्य होगा या नहीं? आध्यात्म का उद्देश्य क्या है?
लेकिन आजकल लोग पढ़ते ही इनकम के लिए हैं, नहीं, उनका इनकम से पहले उनको वो उद्देश्य पूरा करना पड़ेगा, तभी इनकम मिलेगी। अगर एक इंजीनियर इंजीनियरिंग को परफॉर्म करेगा तब उसके पास पैसे आएंगे, एक डॉक्टर जब डॉक्टरी को परफॉर्म करेगा तब पैसे आएंगे, बिना करे पैसे नहीं आने वाले हैं। जो भी वो करेगा, जो भी उसने पढ़ाई पढ़ी होगी, पर्पस उस पढ़ाई का, भले ही उसको लग रहा है कि उसे इनकम आएगी, पर इनकम तब आएगी जब वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। पहले सर्विस प्रोवाइड करेगा तब इनकम कमाएगा। हाँ या ना? आप में कोई कह सकता है कि सर्विस प्रोवाइड ना करे और पैसे आ जाएंगे? जो भी वो एजुकेशन लेगा, पहले उस एजुकेशन को उसे परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज आएगी। इन द सेम वे, Raj Yoga is an education of soul. Raj Yoga is an education of relationship. Raj Yoga is an education of self. खुद की एजुकेशन है ये, अंतर आत्मा की एजुकेशन है ये, माइंड की एजुकेशन है ये, इंटेलेक्ट की एजुकेशन है ये एक सही वैल्यू एजुकेशन है, ये एक सही पावर एजुकेशन है, ये एक ऐसी एजुकेशन है जो सभी एजुकेशन का आधार है। आज मैं आपको वो बताऊंगा स्लाइड्स के माध्यम से कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर हर इंसान के बचपन से राजयोगा एजुकेशन को उसके जीवन का आधार बना दिया जाए, दुनिया की सभी एजुकेशंस में वो बेहतर कर जाए। और ये बात मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं। मैं 10th क्लास में इस ज्ञान के अंदर आया, और आपको बताऊं 12th क्लास में मैं इस ज्ञान की वजह से, इस मेडिटेशन की वजह से बेस्ट परफॉर्मर बना, 10th से ज्यादा अच्छा परफॉर्मर बना, 10th से ज्यादा मेरी डिसिप्लिन सुधरी, 10th से ज्यादा मेरे डिटर्मिनेशन सुधरे, 10th से ज्यादा मैंने अचीव किया। क्यों? क्योंकि लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मैं कल भी आपको बता रहा था, डिफरेंस वैल्यूज की वजह से होता है, रिसोर्सेज की वजह से नहीं। आज हम वो भी आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले रिश्तों की बात कर रहा था आपसे। तो राजयोगा आप सबके रिश्तों में सुंदरता लेकर के आएगा। वो आपको सबसे पहले आपके साथ रिश्ता सुंदर बनाएगा, फिर आपके परिवार में रिश्ता सुंदर बनाएगा, फिर तीसरा रिश्ता आता है वर्क प्लेस का रिश्ता, जहां आपको काम करने जाना होता है, आपके कोलीग्स या कोई स्टूडेंट है यहाँ पे, तो उसके साथ वो पढ़ने वाले बच्चे, वो उसका वर्क प्लेस है, उसके साथ आपके रिश्ते को सुंदर बनाएगा। आपको प्रकृति की सही समझ देगा, प्रकृति से आपके रिश्ते को अच्छा बनाएगा, और जिसका प्रकृति से रिश्ता अच्छा होगा उसका ही उसकी हेल्थ से रिश्ता अच्छा होगा, क्योंकि शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है। उस संतुलन तक आपको लेकर के जाएगा। उसके बाद सोसाइटी से आपके रिश्ते को बेहतर बनाएगा, आपको एहसास दिलाएगा कदम कदम पर ये कि आप एक सोशल एनिमल हैं। सोशल, ये सोशल शब्द हट गया तो फिर हम केवल जानवर हैं। सोशल है तो ही हम मानव हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की, और उन्हीं से सोसाइटी बनी है। लाइक माइंडेड पीपल की ही सोसाइटी होती है। ये हमें एहसास कराएगा इस चीज को लेकर के। और सबसे बड़ा रिश्ता भगवान से आपके रिश्ते की सुंदरता बनाएगा। गॉड के साथ आपके रिश्ते की सुंदरता बनाएगा ये। इन चीजों को हम समझेंगे, और इन सब चीजों का आधार क्या चीज होती है, चलिए मैं थोड़ा सा स्लाइड्स लेकर के आता हूं आपके सामने, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। कोई भी टीम हो दुनिया में, हर टीम ब्यूटीफुल रिलेशंस चाहती है। स्लाइड विजिबल है सबको? हाथ हिला के बताइए, स्लाइड विजिबल है? ओके, गुड। सो एनी टीम नीड ब्यूटीफुल रिलेशंस। दुनिया की कोई भी टीम हो, चाहे घर की टीम हो, चाहे समाज की टीम हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र की टीम हो, कोई भी टीम हो, कानून व्यवस्था की टीम हो, देश की रक्षक टीम हो, हर एक टीम में कितनी अच्छे रिश्ते हैं एक दूसरे के साथ, कितने अच्छे रिश्ते हैं, इस पर निर्भर करेगी कि वो टीम आपके जीवन में क्या कर सकती है। और टीम बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है? टीम शब्द में ही इसका महत्व छिपा हुआ है। TEAM, लिख लीजिए इस बात को, यानी टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब हम साथ होते हैं तो हमारे अचीवमेंट हाईएस्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे रिश्ते बनाने का आधार क्या होता है? ये सब साइकिल बना लीजिएगा, क्योंकि यही आज का आप सबके लिए
एजुकेशन है, आज के टॉपिक है मेन। कैसे रिश्ते सुंदर बनेंगे, पहले हम ये सीढ़ी समझेंगे, फिर इसके प्रोसेस में जाएंगे हम सभी। साइकिल ऑफ रिलेशनशिप्स क्या होती है? हर रिश्ता शुरू किस बात से होता है और अंत किस बात से? एक ही चीज है वो, जिससे सारे रिश्ते शुरू भी होते हैं और जिससे सभी रिश्तों का अंत भी होता है। द वन थिंग इन लाइफ, वो क्या चीज है? दैट इज कम्युनिकेशन, बातचीत। याद रखना, जीवन में आपके हर रिश्ते की शुरुआत बातचीत से हुई है और हर रिश्ते का अंत भी बातचीत से हुआ है। द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन ये डिसाइड करेगा, आपका बात करने का तरीका ये डिसाइड करेगा कि आपके रिश्ते कैसे होंगे। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्लाइड को, देन मैं आपसे बात करूंगा ऑथेंटिकली, क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्मेट में भी जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप। कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत केवल आप शब्दों से नहीं कर रहे होते हैं प्यारे भाई बहनों। बातचीत आप दो तरह से करते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसको समझिएगा आप। वर्बल माना बोलकर, जो शब्दों से आप बात करते हैं, और नॉन वर्बल माना जो आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही होती है। समझिएगा इस बात को। हम कभी कभी शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, पर हमारी बॉडी बोल रही होती है, हमारी आंखें बोल रही होती हैं, है ना। हमारा जो स्वरूप है वो बात कर रहा होता है सबसे। सो नॉन वर्बल। और खास बात क्या है प्यारे भाई बहनों, 7% ही वर्बल का रोल है। जो आपके शब्द हैं इनका रोल केवल 7% होता है, केवल 7%। सोचिए आप शब्द, लेकिन 93% होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव कैसे हैं, योर एक्सप्रेशंस। इसीलिए देवी देवताएं बात नहीं करते, केवल मुस्कुराते हैं। उनके फेस एक्सप्रेशंस है। जो अच्छे लोग होते हैं वो मुस्कुराहट से सब कुछ कह देते हैं, उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारी दादियां इस ज्ञान के अंदर, जो नए साथी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको बता दूं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की आप दादियों को देखें। आप जो है कि जो सीनियर ऐसे राजयोगी हैं जिन्होंने अपना जीवन सफल बनाया इस राजयोग से, उनकी आप जाके देखें, वे कम शब्दों में अपनी बात कहना जानते हैं। इसलिए कहते हैं बोलो कम दिखाओ ज्यादा, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। लिख लो आप इस स्टेटमेंट को। नॉन वर्बल इस बात को बताता है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपके कर्मों की भाषा आपके शब्दों से तीक्ष्ण होती है। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। नाउ समझना यह है इस कम्युनिकेशन का आधार क्या है। कम्युनिकेशन का बेस होता है फीलिंग्स, आपकी भावनाएं। आप चेक कर, स्लाइड्स मूव नहीं कर रही है। स्लाइड मूव नहीं कर रही है? हाँ, फुल स्क्रीन भी नहीं है। एक सेकंड, मैं दोबारा से शेयर करता हूं। सॉरी। नाउ विजिबल? अभी स्लाइड पूरी विजिबल है? जी भाई। क्लियर है? ओके। सो तो कम्युनिकेशन का आधार क्या है? फीलिंग, आपकी भावनाएं। आप खुद देखो, अच्छी भावनाएं होती हैं तो आपकी बातचीत, मुख से फूल झड़ रहे होते हैं। और जब आपकी भावना बड़ी कड़वी हो रही होती है, अंदर में दुख की भावनाएं होती हैं, है ना, अशांत भावनाएं होती हैं, अपवित्र भावनाएं होती हैं, तो आपका कम्युनिकेशन भी कैसा हो रहा होता है? आपका कम्युनिकेशन भी वैसा ही हो रहा होता है, दुखदाई कम्युनिकेशन हो रहा होता है। फीलिंग किसी भी इंसान के अंदर, आप लिख लीजिएगा, हम सभी इंसानों के अंदर, चाहे आप कैसी भी पर्सनैलिटी क्यों ना हो, 5 फीलिंग से गुजरना होता है हमको। 5 काइंड की ही फीलिंग एक इंसान की जिंदगी में आती है। ये मैं अनुभव से बता रहा हूं आपको, ये मेरा अनुभव है, ये पढ़ा हुआ नहीं सुना रहा हूं मैं आपको सारा। ध्यान से समझिएगा इसको। 5 काइंड की जो फीलिंग्स होती हैं, ये फीलिंग बेसिकली 2 तरह की फीलिंग आपकी जिंदगी में चलती हैं। पहले मतलब फीलिंग बनती 2 तरीकों से हैं, एक होती है स्क्रिप्टिंग, एक होती है नॉन स्क्रिप्टिंग। मैं स्क्रिप्टिंग का बाद में आपको लेके जाऊंगा, लेकिन पहले फीलिंग्स के टाइप बताता हूं आपको। 5 प्रकार की फीलिंग एक इंसान की जिंदगी में होती है। पहली फीलिंग्स होती है फीलिंग ऑफ बेनेवोलेंस, यानी सबको केवल दुआएं देने की, शुभ भावनाएं जिनको कहते हैं, शुभ कामनाएं जिनको कहते हैं, केवल सुख देने की भावनाएं। बेनेवोलेंस, भरपूरता की भावना, प्राप्ति स्वरूप की भावना, है ना, संपन्नता की भावना, सबको देने की भावना, दातापन की भावना, बेनेवोलेंस। सेकंड भावना होती है फीलिंग ऑफ लव एंड कॉपरेशन, प्यार की भावनाएं, सहयोग की भावनाएं। आप चेक कर लीजिए,
हम सभी के अंदर अगर प्यार और सहयोग की भावना है, तभी आप किसी को प्यार और सहयोग की बात भी कर पाएंगे और तभी आप किसी से प्यार और सहयोग कह भी पाएंगे, नहीं तो कह ही नहीं पाएंगे, है ना। फीलिंग ऑफ लव एंड कॉपरेशन। तीसरी फीलिंग होती है आपकी फीलिंग ऑफ जील एंड एंथुजियाज्म, अर्थात उमंग उत्साह की भावना। उमंग उत्साह की भावना, ये वो फीलिंग्स होती है जो रिश्तों को सुंदर बनाने में काम करती है। नेगेटिव फीलिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पर, हम बात कर रहे हैं सुंदर रिश्तों की। तो हम बात कर रहे हैं उन भावनाओं की जिनसे रिश्ते सुंदर बनेंगे। फीलिंग ऑफ जील एंड एंथुजियाज्म, उमंग उत्साह। कहते हैं अगर रोता हुआ होगा तो रोता हुआ तो रोने की खबर ही देगा, हंसता हुआ होगा, खुश रहेगा, उत्साह से भरपूर रहेगा। और कौन उत्साह से भरपूर रह सकता है? लिख लीजिए आप, जिसका ये दृढ़ निश्चय है। क्या दृढ़ निश्चय है? जो गीता में कहा गया है, हे अर्जुन, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला है वो अच्छे से अच्छा। जो इस बात में संपूर्ण निश्चय कर लेता है वो सदा उत्साह से भरपूर रहता है, क्योंकि वो ये मानता है कि मुश्किल और असफलता के क्षण सिखाने के लिए आते हैं और सफलता के क्षण उस सीखे हुए के द्वारा अनुभव पाने के लिए आते हैं। इसके बाद फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग्स। मेरी सच्ची संपत्ति क्या है? मेरी संपत्ति घर, मकान, दुकान, पैसा, ये सब है, या मेरी संपत्ति मेरा चरित्र है? सोचना इस बात को। मेरी संपत्ति मेरे द्वारा कमाए गए संबंध हैं, मेरे लोग हैं, मेरे अपने हैं, या मैं चीजों को इतनी वैल्यू देती हूं कि लोगों को हर्ट कर देती हूं। आप चेक करो, गिलास टूटा कांच का और थप्पड़ मार दिया, गिलास भी नहीं जुड़ा और संबंध भी बिखर गया। कुछ चीज नहीं मिली, चिल्ला पड़े किसी पर। सोच के देखिए, अंडरस्टैंड वेरी 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 केयरफुली इस बात को। मैं किसको बिलोंगिंग्स मानती हूं? जो मेरे अंदर, मैं कौन हूं? आप अंदर जाएंगे, मैं इनविजिबल पावर हूं। अब इनविजिबल पावर हूं तो मेरी रियल संपत्ति क्या है? मेरी रियल संपत्ति वो है जो मेरे गुण है, जो मेरा चरित्र है। क्योंकि दुनिया में भी कहा गया है, क्या कहा गया है? पैसा नष्ट हुआ, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। सेहत नष्ट हुई, कुछ नष्ट हुआ। दोस्त नष्ट हुए, उससे ज्यादा नष्ट हुआ। और अगर आपका चरित्र नष्ट हुआ तो आपका सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि वही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसके बाद है फीलिंग ऑफ सेल्फ। Who am I? मैं कौन हूं? अपने को जानना। क्या मैं वो हूं जिसको मैं रोज शीशे में देखती हूं? क्योंकि अपने साथ संबंध तो मैं तभी बना पाऊंगी ना जब मैं पहले खुद को पूरा जान लूंगी कि मैं हूं कौन। क्या मैं वो हूं जिसे मैं रोज शीशे में देखती हूं? क्या मैं वो हूं जिसका फोटो खींचा जा सकता है? या मैं वो हूं जो शीशे में देख रहा है? या मैं वो हूं जिसकी वजह से इस शरीर में शक्ति है? ये है आपकी साइकिल ऑफ रिलेशनशिप। अब इस साइकिल की बहुत डेप्थ है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये फीलिंग्स आप जरूर लिख लेना और चेक करना मेरी कौन सी फीलिंग है। मुझ में अगर फीलिंग ऑफ बेनोवलेंस रहेगी, मतलब भरपूरता की भावना रहेगी, तो कभी किसी से मांगने की भावना पैदा ही नहीं होगी। और जब मुझे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, जब मुझे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी, सदा देने का भाव होगा, मेरा रिश्ता कभी खराब हो ही नहीं सकता। आज तक आप मुझे वो रिश्ता खराब दिखा दीजिए जिसमें आप सदा देते रहते हो। और यह चीजें देने की बात नहीं है, भाव की बात है। लव एंड कॉपरेशन अगर आप देते हो, कभी रिश्ता खराब दिखाइए, वो रिश्ता खराब हो ही नहीं सकता है। अगर आप सदा उमंग उत्साह में रहते हो तो सारी दुनिया आपसे जुड़ना चाहेगी। रोतड़ों के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता, जो खुश रहता है दुनिया उसका साथ चाहती है। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग्स, जिसे खुद पर विश्वास होता है, जिसे खुद के चरित्र पर विश्वास होता है, जिसे खुद की शक्तियों पर विश्वास होता है, जो सदा स्वयं को भरपूर समझता है, वही व्यक्ति दूसरों के काम का होता है। एंड फीलिंग ऑफ सेल्फ, जो कि ये जानता है मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, इसको जो समझ जाता है वही सारे रिश्तों को बेहतर कर पाता है। नाउ इन रिश्तों को बेहतर करने में दो चीजें आपको योगदान करती है। दो चीजें हैं जो योगदान करती हैं, क्योंकि अब आप खुद सोच के देखिए, यदि ये रिश्ते बेहतर बन गए तो आप सब
ना पैसे की समस्या से कभी परेशान होंगे, ना बीमारियों की समस्या से परेशान होंगे। आप देख लो खुद उठा करके, जिस पेशेंट को भी ना अच्छी केयर मिलती है ना परिवार से, ज्यादा प्यार मिलता है ना परिवार से, दवाइयों से ज्यादा प्यार हील करता है इंसान को। हाँ या ना? आप सब मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? दवाइयां हील नहीं करती हैं। आप याद करो वो दिन जब हमारी माँ, जब हम बचपन में बीमार पड़ते थे और हमारा सर अपनी गोद में रख के रात रात भर पट्टियां रखती थी ना। टैबलेट शायद बुखार नहीं उतार सकती थी, लेकिन उसका वो प्यार, उसकी वो पट्टियां जल्दी से बुखार को उतारती थी। एक एक सीन को सोच के देखो। जब कोई आपके, क्यों ये प्रथा बनी हुई है कि जब कोई बीमार हो जाए तो उसको देखने के लिए जरूर जाओ? क्योंकि उसको लगता है कोई मेरा अपना आया है, उसको वो, उसे एक साहस मिलता है। क्योंकि बीमारी उसके साहस को तोड़ देती है, लेकिन दूसरों की सहानुभूति, दूसरों का वो प्यार, दूसरों की वो केयर उसके अंदर जीने की इच्छा को बलवती कर देती है। उसको लगता है तेरा भी कोई है और तुझे भी किसी के लिए जीना है। ये साइकोलॉजी है बिहाइंड टू सी एवरी पेशेंट। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। रिश्ते बनाना मेरे हाथ में है, रिश्ता बनाना सामने वाले के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है। जिसका रिश्ता खुद से अच्छा होता है उसके रिश्ते सबके साथ अच्छे होते हैं। जिसका रिश्ता खुद से अच्छा नहीं होता उसके रिश्ते किसी से भी अच्छे नहीं होते, किसी भी अच्छे नहीं होते। वे कौन सी दो चीजें हैं जिनके बाद आपकी पूरी जिंदगी, पूरी डेस्टिनी, पूरे रिश्ते ही बदल जाएंगे? पूरे रिश्ते ही बदल जाएंगे। अब मैं उसके विषय में आपको बताने वाला हूं। कल हमने थोड़ी सी बात उसके बारे में की थी, बट आज हम स्लाइड के माध्यम से जाएंगे ताकि आपको विजिबल इफेक्ट देखने के लिए मिल सके जो मैं बात आप साथ करने जा रहा हूं। आप समझिएगा, मैं मेडिटेशन की स्टेजेस पर तो भी बहुत बाद में आऊंगा, क्योंकि पहले यह समझना जरूरी है कि जो दिमाग में चल रहा है, जो कुछ आपके ब्रेन में चल रहा है, उसका खाली होना बहुत जरूरी है। पहले मैं एक चीज आप सबसे जानना चाहूंगा, क्यों मैं आपको पहले इन चीजों के द्वारा जा रहा हूं। अंडरस्टैंड करना इस बात को बहुत केयरफुली। एक्चुअली आज तक हमें परमात्मा के विषय में बहुत ही गलत तरह की धारणाएं दी गई। क्या धारणा दी गई? भगवान जी की पूजा कर लो, उनके यज्ञ करवा लो, उनके व्रत रख लो, फिर सारा काम भगवान जी कर देंगे। और हम होप के देखते थे, हम संत महात्माओं के पीछे पीछे दौड़ते रहते थे, हे भगवान जी मेरा कुछ भला कर दो। कोई अपने पेपर करवा रहा था उनसे, कोई भगवान जी से पैसे मांग रहा था, कोई प्रोफेशन देख रहा था, कोई कंपटीशन क्लियर करवा रहा था, सब ऐसे लगे हुए थे। लेकिन हम ये भूल गए कि भगवान भिखारी पैदा नहीं करता, भगवान अधिकारी पैदा करता है। समझना आप मेरी इस बात को। यदि भगवान ने मेरा कार्य कर दिया, इस बात को समझना। दो स्टेज को समझाना चाहता हूं मैं यहां पे आपको, फिर मैं उस स्टेज तरफ जाऊंगा। जिंदगी में परमात्मा के साथ आप क्या करने वाले हो, इसकी दो स्टेज होती है। ये दो भाग आप कर लें, उसको समझिएगा बहुत ध्यान से। पहली स्टेज क्या होती है? लेट्स से यहां पर कोई भी इंसान है, आप अपने को भी समझ सकते हैं। वैसे तो मैं कार्टून ही बनाऊंगा आपको, मतलब मैं आपका पिक्चर तो नहीं बना सकता, बट यू फील यू आर हियर। ठीक है। सो नाउ यहां पे वो इनविजिबल पावर है जिसके साथ आप चल रहे हैं, जिसे सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं। इसकी डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, पर समझिएगा भी। आप सब एक कहते हैं भाई भगवान ऊपर में रहता है, एक ऊपर वाला है, ऐसी सबकी मान्यता होती है। भक्ति मार्ग हो चाहे कोई सा भी मार्ग हो, वहां पर हम भगवान को याद कर रहे हैं, फील करते हैं जी उसकी ब्लेसिंग्स हम पे आती है। लेकिन हमने क्या किए? हमने कुछ रीति रिवाज बना लिए। क्या रीति रिवाज बनाए? हम पूजा करेंगे, हम आरतियां गाएंगे। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं इनको कोई कंडेम कर रहा हूं। आप जो कर रहे हो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी एंड साइंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। हम पूजा करेंगे, आरती करेंगे, हम व्रत रखेंगे, हम कोई यज्ञ करवाएंगे, हम किन्हीं महात्मा जी के पास जाएंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे। और हमको क्या लगता है, ये सारे काम हम करेंगे तो कोई भगवान जी ऊपर से उतर के आएंगे और उनसे कोई लाइट आ जाएगी, कोई एकदम कोई ऐसा कोई वरदान सा मिलेगा हमें, वो आके एक वरदान सा दे देंगे और हमारा काम अपने आप हो जाएगा। मतलब हमें कुछ करना नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आलसी बनने का प्रोसेस। आलसी बनने का प्रोसेस। कोई और मेरा काम कर दे, बस मुझे कुछ करना ना पड़े। हाँ?
थोड़ा सा और डिटेलिंग पे जाता हूं मैं इसके, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप राजयोगा समझ पाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे। आप देख लो क्या बोलते हैं जी, फलाने महात्मा जी के पास जाओ, आपका काम ना तुरंत शुरू हो जाएगा। अरे भैया, फलाने महात्मा जी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं क्या? जो मेरा काम सपोज मेरा काम अटक रहा, मुझे एग्जाम देना है ना, मुझे एग्जाम देना है। अब जी फलाने महात्मा जी के पास जाओ, ये वाला व्रत रख लो, ये वाली पूजा कर लो, इस वाले पाठ को इतनी बार पढ़ लो। आप मुझे बताओ, मेरा एग्जाम मेरी मेमोरी से रिलेटेड है, मेरा माइंड और मेरे इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, वहां पे जाकर के मुझे काम करना है, यहां पे जाने से मेरा वो काम कैसे हो सकता है? अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं भगवान ना वो चीज करते हैं। हाँ, अब मैं दूसरे प्रोसेस पे आऊंगा तभी वो चीज लेकर के, मतलब बाहर के इन किन्हीं भी कर्म कांडों को करने से मेरे माइंड और इंटेलेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सारी चीज बाहर है। मैं जोत जलाऊंगा वो बाहर है, मैं अगरबत्ती जलाऊंगा वो बाहर है, मैं आरती करूंगा वो बाहर है, और उसका मेरे काम से कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर वो किससे रिलेशन है? आप चेक कर लो। उसका रिलेशन है वैल्यूज से। जो भी आपका काम है उसका रिलेशन है वैल्यूज से, उसका रिलेशन है पावर्स से, उसका रिलेशन है आपके इंटेलिजेंस से। तो क्या, अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा। मुझे परमात्मा को याद करना है, प्रोसेस कुछ भी अपनाओ, उससे ये चीज मांगनी है कि मुझे मेरे अंदर वो वैल्यू आए, मेरे अंदर वो पावर आए, मेरे अंदर वो इंटेलिजेंस आए, जिससे कि मैं मेरे कार्य को कर सकूं, कार्य को मैं कर सकूं। ये कहना भगवान आप मेरा कार्य कर दो, मेरा ये काम करवा दो, दैट इज अ रॉन्ग थॉट प्रोसेस। और इसीलिए हम इंतजार में बैठे रहते हैं, कोई आएगा, कुछ कृपा होगी मुझ पर और उनकी कृपा से मेरा काम बन जाएगा। किसी की कृपा से मेरा काम नहीं बनेगा। ध्यान से समझिए भगवान को क्या कहा जाता है, ये शब्द याद रखिएगा। उसे हम कहते हैं करण करावनहार। इस सेंटेंस को याद रखना। मतलब क्या है? भगवान करावनहार होते हैं। करावनहार का मतलब क्या है? दे आर अवर कोच, गाइड, ट्रेनर, टीचर। वो ये है हमारे। मतलब क्या है? वो काम करने के लिए मुझे प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर, पर मेरा काम नहीं करेंगे। इस बात को जिसने अंडरस्टैंड नहीं किया वो भटकता रहेगा। आप खुद सोचो, भगवान मुझे प्रिपेयर करके, अब एक और चीज समझाता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा सभी, ये बड़ी गहरी बात है, ये समझ में आ जाएगी तब आपको मेरी बाकी और डिटेलिंग समझ में आएगी। आपके पास दो सिचुएशंस हैं, नंबर 1 सिचुएशन, नंबर 2 सिचुएशन। पहली सिचुएशन ये है कि मैंने भगवान को याद किया, पूजा जब तब किसी ने कुछ भी मुझे बता दिए, मैंने वो किए, और मेरी कोई सिचुएशन आई, कोई सिचुएशन थी मेरी जिंदगी में, और चलो जी वो पूजा तब करने से चमत्कार हुआ और मेरी सिचुएशन सॉल्व हो गई। एक तो ये तरीका है, ये है। अब आप खुद सोचेगा ये ज्यादा अच्छा तरीका है या दूसरा तरीका बता रहा हूं आप सामने। आपने क्या किया? आपने परमात्मा को याद किया और परमात्मा ने क्या किया? आपको खुद प्रिपेयर किया। किस तरीके से? आपको वैल्यूएबल बना करके, डिसिप्लिन बना के, डिटरमाइंड बना करके, डेडिकेटेड बना करके, आपको स्ट्रेंथ पावर दे करके, आपको डिवाइन इंटेलेक्ट दे करके, डिवाइन इंटेलेक्ट सद्बुद्धि दे करके उसने आपको दिया। और अब आपसे कहा कि अब उस काम को ट्राई करो जो आपका काम था, और आपने उस काम को ट्राई किया और आपने वो काम कर लिया। अब जब वो काम आपने कर लिया तो पता है अब आपको क्या फायदा हुआ? यहां पे क्योंकि आपका काम किसी और के द्वारा हुआ तो आपको ये काम करना नहीं आएगा। आपको जितनी बार भी काम करवाना पड़ेगा, बार बार उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जाके उसी कर्मकांड के पास जाओ, उसी महात्मा जी के पास जाओ, उसी अंगूठी के पास जाओ, उसी आरती के पास जाओ। और अंधश्रद्धाओं में हम डिपेंडेंट बने। इस प्रोसेस में हम सदा ही डिपेंडेंट रहे कि कोई और आएगा और मेरे काम कर देगा। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग यही शिकायत करते हैं, भगवान पहले तो मेरी बहुत सुनता था, अब मेरी भगवान नहीं सुनता। जिनकी भगवान ने सुननी बंद कर दी है, एक्चुअली वे डिपेंडेंट बन चुके हैं उस चीज के लिए। समझना है हमें इस बात को। यहां पे इस व्यक्ति ने क्या कहा? इसने
उसको याद किया और याद करने के बाद खुद वो काम किया। अब ये काम करने से इसको क्या हुआ, इसके अंदर इस काम को करने की स्किल डेवलप हो गई। अब ये प्रॉब्लम इसके सामने कितनी बार भी आ जाए, ये इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेगा। अब आप सब खुद सोच लीजिए, इसकी जिंदगी में खुशी रहेगी या इसकी जिंदगी में खुशी रहेगी सदा काल की? अपने आप से पूछिए, किस केस में कौन सा पिता अच्छा पिता है, जो सदा खुद कमा के अपने बेटे को खिलाता रहे, या ऐसा पिता जो अपने बेटे को कमाने के योग्य बनाए? क्या कार्य होना चाहिए पिता का? आप सब तक मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची? पहुंची? इंपॉर्टेंट है। परमात्मा से मुझे क्या लेना है क्या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। मैं भगवान से वो मांग रहा हूं जो भगवान दे ही नहीं सकता। जब भगवान खुद एक इनविजिबल एनर्जी है, भगवान खुद एक इनविजिबल एनर्जी है, तो वो विजिबल चीजें क्यों क्रिएट करेगा मेरे लिए? उसको पता है प्रॉब्लम इनविजिबल में होती है, प्रॉब्लम आपके थॉट में है, प्रॉब्लम आपके इमोशंस में है, प्रॉब्लम आपके एटीट्यूड में है, प्रॉब्लम बाहर चीजों में नहीं है। हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही, मेरे घर वाले ठीक नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मेरा कैरियर अच्छा नहीं है। ना ना ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, यहां है प्रॉब्लम, यहां। क्योंकि ये सुधर गया ना अंदर वाला, तो बाहर की सारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर लेगा? हम खुद। कोई बोलता है जी आप इतने दिन यज्ञ करो, आप काम हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे जितनी बार भी कोई काम करना पड़ेगा, मुझे यज्ञ करने पड़ेंगे। और बेहतर क्या है कि मैं खुद के अंदर उन वैल्यूज को डेवलप करूं। क्योंकि कोई भी काम हो, मैं आप सबसे यहां पे सवाल के रूप में पूछना चाहता हूं, आप मुझे अपने एक भी काम का नाम दीजिए, कोई भी। मैं चलिए यहां पे ऐसा पूछता हूं, कोई भी जो नए हो, जो पहली बार ये कोर्स अटेंड कर रहे हो, प्लीज वो अपना हाथ उठाएं। जो फर्स्ट टाइम ही सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर बीकेज हैं। अच्छा, जसविंदर जी पहली बार सुन रही है। जसविंदर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपने को आप अनम्यूट कर लीजिए। मैंने आपको क्लिक किया। हाँ, यस। आप कहां से हैं जसविंदर जी? मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ सर। अरे अच्छा, ग्रेटर नोएडा से, ठीक है। क्या करते हैं आप? हाउसवाइफ हैं या कुछ प्रोफेशनल हैं? हाँ सर, मैं वैसे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। अरे वाह, अभी एक वीक से तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे को आपसे सवाल पूछ के और अच्छा लगेगा, है ना, और आपके जवाब भी हमें सुनना है। जो भी चीजें हम मतलब लाइफ में करते हैं, जैसे आप प्रोफेसर बने, तो प्रोफेसर बनने में आपको किस किस चीज ने सबसे ज्यादा मदद की, उन चीजों का नाम बताइए। वो क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से आप इस लेवल तक पहुंची? सर, सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, मैं इंटरेस्ट मुझे था कि आई हैव टू डू दिस, मुझे बनना है। उसके बाद दूसरी चीज तो वही है, स्किल्स है, स्किल्स डेवलप की, इंफॉर्मेशन नॉलेज कलेक्ट किया, और सबसे बड़ी बात है कि एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स किए, दिन रात जैसे कहते हैं कि बहुत मेहनत की। और पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत बड़ी चीज होता है। रिलेशंस ने हमेशा सपोर्ट किया, तभी कर पाए। और अगर आज तक नहीं, जो आपने अचीवमेंट, फिर वापस आता हूं, एजुकेशन जब आप ले रहे थे, उस एजुकेशन को बेहतर करने के लिए या अपनी क्लास में टॉप करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, उस स्किल को अच्छा करने के लिए आपको सबसे ज्यादा मदद किस चीज ने की? मैं फिर से ऐसे पूछ लेता हूं क्लियर करके, रिसोर्सेज ने ज्यादा मदद की या आपके वैल्यू सिस्टम ने आपको मदद की? सर, मैं दोनों चीजों को इसमें काउंट करती हूँ। ज्यादा मदद रिसोर्सेज का तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज तो है, लेकिन अगर वैल्यूज नहीं है तो वो रिसोर्सेज भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब आपकी सिचुएशंस को सॉल्व करते समय, मैं ऐसे और थोड़ा सा करीब जाता हूँ, सब लोग ध्यान सुनिएगा। लेट्स से कि जिस समय आपकी कोई सिचुएशन अटक जाती थी, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती थी किसी सब्जेक्ट का, और वो अटक जाती थी और आपको नहीं आ रही होती थी, उस समय क्या अंदर की वो चीजें होती थी जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती थी? सबसे पहला तो सर यही रहता था कि मुझे करना है, I have to do, मतलब डिटर्मिनेशन। या डिटर्मिनेशन। फर्स्ट वाज डिटर्मिनेशन। सेकंड
जब डिटर्मिनेशन हो जाता था तो फिर रिसोर्सेज ढूंढे जाते थे, चीजें क्रिएट किए जाती थी कि ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, इधर से पूछूं। सेकंड चीज, इसका मतलब अब शुरू होती थी तलाश, यस, सर्चिंग, कंसंट्रेशन का इंप्रूवमेंट, फोकस क्लियर हो जाता था। यस, ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, मैं इन्हीं पे बात खत्म कर देता हूं यहां पर ही। यदि ये दोनों चीजें ना होती, माना आप में आई हैव टू डू डिटर्मिनेशन ना होता और वो तलाश नहीं होती, क्या आप सॉल्यूशन पर पहुंचती? नहीं। चाहे कितनी किताबें इस दुनिया में थी, कितने टीचर इस दुनिया में थे, कुछ भी इस दुनिया में था, सॉल्यूशन भी इस दुनिया में था, पर आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते अगर ये दो चीजें नहीं होती। एम आई करेक्ट और नॉट? यस, यस, बिल्कुल। लेकिन दुनिया क्या ढूंढ रही है? समाधान रखा रखाया मिल जाए, कुंजियां मिल जाए, कुंजियां। पढ़ाई के दौरान मैं खुद एक फिजिक्स लेक्चरर रहा हूं, मैंने देखा है लोग ना सोल्यूशन लेके घूमते रहते हैं। भैया सोल्यूशन देख के नकल मार के क्वेश्चन तो देख लोगे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को ट्रिकी कर दिया फिर कैसे सॉल्व करोगे? इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने रखी कि दुनिया में अब आप अपनी सबके सब साथियों से एक शब्द कहना चाहूंगा मैं, या जितने भी साथी कनेक्टेड हैं इस समय पर, आप अपनी जिंदगी की हर समस्या एक पेपर पे लिख लीजिएगा। और आज मैं आपको 1000% लिख के दे सकता हूं, जिस दिन ये कोर्स खत्म होगा एक भी समस्या आपकी उस लिस्ट में नहीं होगी, आपके पास हर समस्या का समाधान होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी समस्या के अंदर जो समस्या का सॉल्व करने का आधार है वो आप ही के पास है। आप और हम वो हिरन हैं जिसकी कस्तूरी उनकी नाभि में, बस ढूंढ जंगल में रहे। और इस पूरे कोर्स का एक ही लक्ष्य है, आपको आपकी कस्तूरी तक पहुंचाना, उस जगह तक पहुंचाना। ठीक है? तो आज हमने आप दो चीजों पे काम किया, क्योंकि टाइम इज अप, हम यही, कभी भी हम टाइम से ऊपर नहीं जाएंगे। तो आज हमने बात किया, आप एक तो रिलेशनशिप की साइकिल को जाके घर में सोचना कि हाँ, मेरे रिश्तों को बेहतर बनाने में मेरी भावनाओं का योगदान है। तो मुझे मेरी भावनाएं चेंज होंगी तो मेरा बातचीत का तरीका चेंज होगा, बातचीत का तरीका चेंज होगा तो रिश्ते की क्वालिटी चेंज होगी। तो आप अपने हर रिश्ते को लिखना और उस रिश्ते में ये देखना कि इस रिश्ते के प्रति मेरे भाव क्या हैं और इस रिश्ते से मेरे बातचीत का पैटर्न क्या है। ये आप सबके लिए होमवर्क है, सबके लिए, ईच वन ऑफ यू, ये आपके लिए होमवर्क है, चेक करना है मेरी फीलिंग्स क्या है उस रिश्ते के प्रति। आप देखना, आपकी फीलिंग करप्टेड होंगी यदि रिश्ता करप्टेड है तो। फीलिंग करप्टेड होते ही कम्युनिकेशन करप्टेड हो जाएगा, कम्युनिकेशन करप्टेड होते ही आपका रिश्ता करप्टेड हो जाएगा। ये हम सबको चेक करना है। आप तक पहुंच रही है मेरी बात? पहुंच रही है पूरी तरीके से, है ना? समझिए साथ। तो आपको साइकिल ऑफ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना है, सबने लिखा होगा निश्चित रूप से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हर 1-2 दिन के अंदर ये वीडियोस अपलोड कर दिए जाएंगे यूट्यूब पर। जो एक बार में नहीं कर पाए, दोबारा जाकर के, दिव्या वेलनेस चैनल है हमारा, उस चैनल पे जाकर के आप उन वीडियोस को, इन सब वीडियो को देख पाएंगे। ये बहुत डेप्थ तक जाने वाली है चीजें। और सेकंड चीज, आपको अपने आप की सारी प्रॉब्लम लिखनी है। एक होमवर्क ये है आपके पास, आपकी जिंदगी में सेहत संबंधी प्रॉब्लम हो, रिश्तों संबंधी प्रॉब्लम हो, प्रोफेशन संबंधी प्रॉब्लम हो, सोसाइटी से प्रॉब्लम हो, कल्चर से प्रॉब्लम हो, पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम हो, कानून से प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम आपके दिमाग में चल रही है आपको पेपर पे लिखनी है। पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, पेपर पे लिखनी है। मैं आपको आपकी हर प्रॉब्लम के साथ में लिंक्स समझाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम छूट जाए, मैं अपने पास प्रॉब्लम रखूंगा, वहां से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपकी प्रॉब्लम छूट जाती है, आप वो प्रॉब्लम मुझे टाइप करके बताएंगे। ठीक है? इस बात को क्लियर हो रहा है? और कल हम चलेंगे, कल हम समझेंगे माइंड, वैल्यूज एंड रिसोर्सेज, इन तीनों की साइकिल को समझेंगे कि कैसे ये तीनों की साइकिल हमारी पूरी डेस्टिनी को निर्मित करती है। किस तरह से आपकी हर पल की डेस्टिनी निर्मित हो रही है, कैसे निर्मित हो रही है। फिर हम जाएंगे, पहले हम माइंड की बातें करेंगे, उसके बाद फिर हम इंटेलेक्ट की बातें करेंगे, उसके बाद हम हैबिट्स की बातें करेंगे, फिर हम सोल पर आएंगे कि व्हाट इज सोल एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल पावर्स। वैल्यूज की बात करेंगे, पावर्स की बात करेंगे। सो ये कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से है, जो पुराने लोग भी हैं उनको भी समझ में आएंगे कि ये आपके जीवन को, देखिए हम राजयोगी बने थे इसलिए नहीं कि हम भगवान करने के लिए, सतयुग में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया जाता है, नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी लक्ष्मी बन जाए। आप सब लक्ष्मी नारायण बनने के चक्कर में, भाई लक्ष्मी नारायण बनने से पहले यहाँ इंसान बन जाओ। पहले ना अपने अपने घरों के इंसान बनना है हमें।
हमारे घर वाले हम में एक अच्छे इंसान को देख सकें पहले। अच्छा इंसान, एक ऐसा इंसान जो सुख देता है, एक ऐसा इंसान जो प्यार देता है, एक ऐसा इंसान जो सबको सहयोग देता है। वो कैसे कर पाएंगे? पहले अपने घर को स्वर्ग बनाना है, बाद में धरती के स्वर्ग को देखना। अगर घर ही स्वर्ग नहीं है और हम उस स्वर्ग का इंतजार कर रहे हैं, हम छलावा कर रहे हैं खुद से, झूठ बोल रहे हैं हम खुद से दिन रात। मैं आपको बताऊं, जो पुराने साथी हैं उनके लिए बता दूं, मेरा लक्ष्य देवता लक्ष्मी नारायण फलाना कृष्ण वो बनना नहीं है। मेरा लक्ष्य सुखदेव बनना, सुखदेव बनना है मुझे। मेरे से मनसा वाचा कर्मणा, इस धरती के हर इंसान को सुख मिलना चाहिए, बस यही मेरी जिंदगी है। क्योंकि अगर मैं वो बन गया तो फिर भविष्य का देवता तो मैं बन ही जाऊंगा अपने आप, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, अगर कोई बच्चा 12th क्लास तक की पढ़ाई अच्छी कर रहा है तो IIT तो जाएगा ही, या डॉक्टर तो बनेगा ही, या CA तो करेगा ही वो। अब यहाँ क्या है, पढ़ाई ढंग से कर नहीं रहे, सपना देख रहे हैं कि हम कलेक्टर बन जाएंगे जाकर के एक दिन। अंडरस्टैंड करें ये पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। पहले राजयोग के उद्देश्य को समझना होगा हमें, क्या है इसका उद्देश्य, तब पहुंचेंगे हम वहां तक। हाँ या ना? मेरी बात सब तक पहुंची? सब तक पहुंची? ठीक है, चलिए बस 1 मिनट सब साइलेंस में बैठेंगे। 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट का सब साइलेंस, कुछ नहीं करना, कुछ बोलना नहीं है, यही मेडिटेशन, बस कुछ नहीं करना, एकदम सारे विचार शांत कर दो। 1 मिनट के लिए बस केवल खुद को देखो, खुद को, बाकी सबको मिटा दो अपनी बुद्धि से। अपनी आंखें बंद करो और 1 मिनट बस केवल खुद को देखो, खुद के मन को देखो। एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, किसी भी चीज के विषय में नहीं सोचना, बस अपने विषय में सोचना है, अपने मन को देखना है, अपने हृदय के भावों को देखना है, उनमें कितना प्यार है, कितना सुख है, कितनी शांति है, कितना दूसरों के लिए दया है। ध्यान से केवल अपने विचार और भावनाओं को देखें। ओम शांति।